हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी में सेकेंड यूनिट, ठीक है, जिसमें 3 चैप्टर्स आज हम कवर करेंगे, है ना। एक तो है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ठीक है। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यार, ठीक है। वैसे तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई है रिलेटेड टू जेनेटिक्स, है ना। तो यहाँ पे हम वो चीज़ कवर कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है आने के जिन क्वेश्चंस के, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, चलो। सो आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई अ होमोजाइगस प्लांट एंड हीट्रोजाइगस प्लांट। यार होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस पहले तो ये जान लो कि होता क्या है। होमोजाइगस जो सेम होते हैं और हीट्रो का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यार अगर मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊं, कैपिटल टी, ठीक है, इस तरीके से अगर अपन बात करते कैपिटल टी की, तो ये कैसे होते हैं होमोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा, ये हो गए होमो, है ना। और अगर इसी के ही साथ मैंने ऐसा कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, तो वो उसको अपन ने क्या बोल दिया, हीट्रोजाइगस बोल दिया है ना। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा प्लांट जो है वो होमोजाइगस है और हीट्रोजाइगस है। तो एक ही तरीका है, वो है टेस्ट क्रॉस, मतलब क्रॉसिंग करवाओगे और उसी से आप बता पाओगे कि क्या क्या कौन सा होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस है। सो टू आइडेंटिफाई इफ अ प्लांट इज होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अपन बात करते हैं, इफ यू क्रॉस अ प्लांट दैट अपीयर्स डोमिनेंट, है ना। डोमिनेंट को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट मतलब जो अपना कैरेक्टर शो कर दे, ठीक है। और रेसेसिव जो मास्क हो जाता है। मान लो एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो मान लो कि अब इनमें क्रॉसिंग करवा है, तो यूजुअली ऐसा होगा कि डोमिनेंट जो रहता है वो मास्क कर देता है रेसेसिव वाले को, ठीक है। तो with a homozygous recessive plant small t and offspring are tall, so the original plant was homozygous, ठीक है। मतलब tall और dwarf को, मतलब tall और इसको जब क्रॉसिंग करवाया तो ओरिजिनल जो आया है वो कैपिटल टी आया, तो दिस इज homozygous. However, if the half offspring are tall and half are short, the original plant is heterozygous. अब मान लो कि ये तो हो गया tall। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आधा जो है टॉल है और आधा जो है वो ड्वार्फ है, ठीक है। इसको अपन ने कैसे डिनोट किया, ये है टॉल और ये है ड्वार्फ, तो ये अलग अलग हो गया, मतलब अलग अलग एल्स देखने को मिला, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, हीट्रोजाइगस बोल देते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछे कि यार आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो तुम लोग बस इतना बोल देना कि यार टेस्ट क्रॉसिंग करके। अब टेस्ट क्रॉसिंग में जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, है ना, उसको देखते हुए हम बता सकते हैं। अगर हमें मान लो ऐसे ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं, है ना, तो हम बोल देंगे ये होमो है। लेकिन अगर हमें ऐसे मिल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, हीट्रो है, ठीक है। बहुत क्लियर सा है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप सेक्स को डिटरमाइन कैसे करोगे ह्यूमन बींग में, तो सबसे पहले तो ये जान लो यार कि जो मेल रहते हैं उनमें कैसा क्रोमोजोम रहता है, जो सेक्स क्रोमोजोम रहता है वो कौन सा रहता है, XY रहता है, और फीमेल में जो रहता है वो XX रहता है, ठीक है। तो यार अभी जो अपन को ये इतने बड़े हो गए तो अपन को ये चीज़ तो पता ही लग गई है कि यार जो भी जेंडर होता है ना फीटस का, या अपन बोल सकते हैं जो चाइल्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी ऑफस्प्रिंग का जो भी जेंडर रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन मेल नॉट फीमेल, बिकॉज फीमेल के पास XX ही है, ठीक है। मेल का कौन सा वाला क्रोमोजोम जाके फीमेल के X वाले क्रोमोजोम से मैच करता है या फ्यूज होता है, तो उसके कारण जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो हमें उस तरीके का मिलता है जेंडर वाइज। सो सेक्स क्रोमोसोम्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे कि हमें यार पता है देयर आर 44 + XY, मतलब मेल की बात कर रहे हैं, है ना। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम सबको पता होगा, है ना, कि भैया यहाँ पे इतनी बात करी गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यार 44 + XX फीमेल्स में रहता है, ठीक है। टोटल अगर आपसे पूछे कि कितने क्रोमोसोम्स रहते तो 46, ठीक है। पेयर में 23, ठीक है। 22 ऑटोजोम्स रहते हैं और बाकी जो रहते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैपन्स विद द X and Y क्रोमोसोम इन ह्यूमन, ठीक है। 2 टाइप ऑफ गैमीट्स रहते हैं मेल में, है ना। एक जो रहता है 50% X क्रोमोसोम रहता है और 50% बच्चों Y क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। फीमेल में जो रहता है X क्रोमोसोम ही रहता है, मतलब एक ही टाइप का आपको देखने को मिलेगा गैमीट, ठीक है। तो अगर जैसे अपन क्रॉसिंग करवाते हैं, इन केस मान लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, इन केस मान लो दिस इज XX, ठीक है, ये XX है फीमेल,
और ये है एक्स वाई मतलब मेल। तो जब मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये एक्स जाके इस एक्स से जुड़ा तो एक्स एक्स बना, है ना, और अगर, है ना, और अगर ये y जाके इनके x से मिला तो एक्स वाई बना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि वो किससे जुड़ रहा है। अगर वो एक्स एक्स बन रहा है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग मिलेगा, और अगर एक्स वाई हो रहा है तो मेल ऑफस्प्रिंग मतलब बॉय, ठीक है, बॉय मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगी कौन, गर्ल मिलेगी, ठीक है। तो इफ अ मेल गैमीट हैविंग वाई क्रोमोसोम अंडरगोज फ्यूजेस विद द फीमेल ऑफ एक्स, तो अपन को जाइगोट कैसा मिलेगा, एक्स वाई, दैट मीन्स मेल चाइल्ड मिलेगा। और अगर वहीं पे उसका वाला मतलब मेल का, है ना, मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से जाके फ्यूज हो गया, जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया, तब हमें क्या देखने को मिलेगी, फीमेल चाइल्ड देखने को मिलेगी। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन तो हम वैसे तो 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में हम बात करते हैं आर बोथ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, ठीक है। दोनों ही चीज़ हमें ह्यूमंस में देखने को मिलती है। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है क्या, थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, हीमोफीलिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बोथ हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। दो टाइप के डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, एक होता है मेंडेलियन और दूसरा होता है क्रोमोसोमल, ठीक है। आगे इस पे भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला टॉपिक, तो थोड़ा सा ना ध्यान से सब देखते हुए जाना, ठीक है। सो हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऑन एक्स क्रोमोसोम, द जीन फॉर द हीमोफीलिया इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, हीमोफीलिया में देखोगे सबसे पहले तो कि यार ये जो है वो रेसेसिव है ना, सेक्स लिंक मतलब सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि ये देखा जाए तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ना, एक ऑटोसोमल लिंक्ड होता है और एक सेक्स लिंक्ड होता है, तो ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑन एक्स क्रोमोसोम द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम में जो जीन रहता है हीमोफीलिया का वो देखा जाता है, एंड द जीन ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू सन, ठीक है। अगर मान लो फीमेल को वो चीज़ है ना, और तो वो इजीली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें, सन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो हीमोफीलिया में बेसिकली क्या देखा जाता है, क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। तो हीमोफीलिया में अगर मैं नॉर्मल तरीके से अगर बात करूँ तो यार ब्लड क्लॉट नहीं होता है ना। जैसे मान लो मुझे कट लग गया तो अगर मुझे हीमोफीलिया है तो कंटिन्यूस जो है वो ब्लड फ्लो होता रहेगा, ठीक है, क्लॉटिंग होएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपन उसको वही बोलते हैं कि यार क्लॉटिंग जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहती है इवन आफ्टर द माइनर कट। हल्का सा भी मतलब तुम ऐसे गुजर रहे हो, तुम्हारा दीवार से तो कट नहीं लगता मतलब अगर तुम दरवाजे से टकरा गए, कोनी लग गई, ब्लड आ गया, रुकेगा ही नहीं वो, ठीक है। सो देयर कैन बी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब आते हैं अपन थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया कैसी, ऑटो लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप के डिसऑर्डर होता है, एक सेक्स लिंक्ड होता है और एक ऑटोसोमल रहता है, ठीक है। सो इट कैन बी अकर ईदर डिलीशन और द म्यूटेशन, है ना। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, है ना, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ड्यू टू द डिलीशन और म्यूटेशन, है ना, कुछ भी चीज़ जो डिलीट हो रही है या जो एक्स्ट्रा उनमें चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जाता है थैलेसीमिया में, यहाँ पे आपको एनीमिया की चीज़ें मतलब खून की कमी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। सो एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थैलेसीमिया डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द फॉल्टी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, है ना, ढंग से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसके कारण जो है मतलब रेट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम बनता है जिसके कारण खून की कमी होती है, और एनीमिया वर्ड खून की कमी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, है ना, पढ़ के तो तुम लोगों ने पहले से ही रखा होगा, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि यार टिल दैट डेट, है ना, आपको पूरा प्रॉपर पढ़ के रखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी और वो क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डॉर्सिफिला बेलेंगेस्टर, ठीक है, इज अ वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। हाँ यार ये किया जाता है, ठीक है। रेडियली अवेलेबल इंसेक्ट है क्या ये। अब देखो यार डॉर्सोफिला को यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है ना, इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है ना। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि इनमें क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं, 8 रहते हैं टोटल, है ना, और अगर मैं बात करूँ पेयर में तो 4 देखने को मिलते हैं। तो यार ये इजीली जेनेटिक रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए, इसलिए इसको यूज़ किया गया था। लेकिन यार रीज़न में ये बोला गया है कि यार क्या ये जो डॉर्सोफिला है
मिलानोगेस्टर। तो क्या यही अवेलेबल है? अरे यार अवेलेबल तो बहुत सारे थे इंसेक्ट्स, देखा जाए तो कितने सारे इंसेक्ट्स हैं यार, हम स्पीशीज़ में इतना पढ़ चुके हैं कि यार इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो करने को तो हम और भी इंसेक्ट्स में कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। तो कहने को तो दोनों ही चीज़ सही है ना, लेकिन असर्शन ट्रू बट रीज़न फॉल्स, मतलब कहने का मतलब ये कि यार ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या होता है ना, मोनोहाइब्रिड जहाँ पे एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आप सारी चीज़ें देखते हो, और डाई हाइब्रिड मतलब दो बोलक है, तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में सबसे पहले तो इनने हाइब्रिडाइजेशन किया है। हाइब्रिड में सबसे पहले यहाँ पे मैं डायग्राम से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आती है डायग्राम बेसिस पे। तो सबसे पहले तो ये पनेट स्क्वायर है, ठीक है, तुम लोगों से पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, 5 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो कि प्योर टॉल प्लांट लिया और यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात ये जान लो बच्चों कि जब पेरेंट्स में क्रॉसिंग होती है तो हमें पेरेंट्स में अगर क्रॉसिंग हुई, ठीक है, पेरेंट्स में अगर क्रॉसिंग हुई तो हमें मिलता है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलता है। और अगर हमें F2 जनरेशन चाहिए बच्चों तो हमें इन्हीं में ही F1 में ही क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। जब ये क्रॉस करेंगे तब जाके हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। उसी के ही बिहाफ पे हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बता सकते हैं। फिनोटाइप मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस होता है एंड जीनोटाइप मतलब कि गेमेटिक अपीयरेंस, गेमीट्स कौन कौन से। ठीक है, ये सिंपल सी थी कहानी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉसिंग करवाई गई है प्योर टॉल की, जो कि डिनोट कैसे किया गया है, अगर मैं बोलूँ कि अब प्योर टॉल को कैपिटल टी से डिनोट किया गया है एंड ड्वार्फ को स्मॉल टी से बताया गया है। ठीक है, समझ में आया मोनोहाइब्रिड के बारे में कि यार कैपिटल टी को बोला गया है टॉल, और ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी को बोला गया है क्योंकि ये पेरेंट है ना, अब दो हैं, अब क्रॉसिंग करवानी ना है मुझे, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में मुझे छोटे भी दिख रहे हैं बड़े भी दिख रहे हैं, तो बड़े और छोटों के बीच में मैं क्रॉसिंग करवाऊंगी और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट जनरेशन कैसी मिल रही है, फिर मुझे सेकेंड जनरेशन चाहिए रहेगी तो मैं फर्स्ट जनरेशन में ही क्रॉसिंग करवा के मैं सेकेंड जनरेशन फाइंड आउट करूंगी। ठीक है, तो जब मैंने इसका कॉमन ले लेते अपन, कैपिटल टी का कॉमन ले लिया, इसका भी कॉमन ले लिया, तो जब मैंने क्रॉसिंग करवाया तो यार यहाँ पे मुझे कैसा मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशो मिला। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, तुम लोगों को अगर आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनको अगर इस तरीके से क्रॉसिंग करवाई जाए, कैपिटल टी के इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 बार तो वही मिला है मुझे। ठीक है, तो तभी अपन इसको बोल देते 1:1:1:1 बोल देते कि सब सेम ही तो जा रहा है, तो इसीलिए अपन को F1 जनरेशन कैसी मिली है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि यार अगर अलग अलग रहता है तो अपन उसको हीट्रोजाइगस बोल देते, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा गया, हीट्रोजाइगस है ना, ये वर्ड जो लिखा गया ना हीट्रोजाइगस, ये चल क्यों नहीं रहा यार, 1 मिनट, हाँ, इसलिए जो वर्ड बोला ना हीट्रोजाइगस वो इसीलिए बोला गया क्योंकि यार अलग अलग मिला अपन को F1 जनरेशन में। अब मुझे F2 चाहिए, तो अब मुझे अगर F2 चाहिए तो मेरे पास तो F1 में यही आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 बार आए, तो अब मैं इनमें क्रॉसिंग करवाऊंगी। तो अब इसके लिए ना बहुत ईजी वे में पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ये जो डब्बा दिख रहा है ना बच्चों, इसको अपन बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस पनेट स्क्वायर को यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग करवाएंगे, तो इसकी क्रॉसिंग करवाया तो ये मिला अपन को, फिर इन दोनों की क्रॉसिंग करवाया तो ये मिल गया, फिर इन दोनों की करवाई तो ये कर दिया, इन दोनों की करवाई तो ये। अब एक और चीज़ कभी कभी मन में आता है कि मैम हमने स्मॉल टी और कैपिटल टी की क्रॉसिंग करवाई है तो पहले कैपिटल टी क्यों लिखा हुआ है। रीज़न ये है यार बच्चों, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए उसको हम हमेशा पहले लिखेंगे, स्मॉल टी रेसेसिव है तो उसको हम हमेशा बाद में लिखेंगे। भले ही आप स्मॉल टी और कैपिटल टी की क्रॉसिंग करवा रहे हो लेकिन हमेशा पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट वाले को पहले रखा जाता है। तो इसलिए हमें फिनोटाइपिक रेशियो कैसा मिला, 3:1। 3 कैसे यार, अब तुम्हारे मन में आएगा मैम 3 कैसे, तो 3 कैसे, 1 2 3, आगे देखो कैपिटल टी हर जगह, और कैपिटल टी जहाँ है वहाँ पे टॉल होता है और यहाँ पे स्मॉल टी, तो ये ड्वार्फ हुआ।
एंड प्योर टॉल हमें 1 मिला है, मतलब कैपिटल टी। प्योर टॉल किसको बोला है? कैपिटल टी को, ठीक है। हाइब्रिड किसको बोला है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड हो गया। और ड्वार्फ मतलब प्रॉपर ड्वार्फ वाला जो है वो स्मॉल टी वाला है, ठीक है। क्योंकि यार अपन ने हाइब्रिड क्यों बोला? क्योंकि उसके साथ में ना स्मॉल टी लग गया है। अगर मैं प्योर बोलती ना तो मैंने तो प्योर के लिए तो यही वर्ड यूज किया था, प्योर तो यही होते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ही हो गया तो मैं बोलूंगी यार ये है तो टॉल, लेकिन ये क्या है? हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। सो दैट्स वाई उसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है, ठीक है। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। अगर तुम्हें ये आ जाए ना तो बिल्कुल छोड़ के मत आना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब बहुत मजेदार क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और इजीली तुम लोग इस पे क्रॉसिंग कर लोगे। अच्छा, टीचर्स कभी कभी बोर्ड्स में क्या कर देते हैं ना, टॉल ड्वार्फ की जगह दूसरा एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो तुम ना माइंडसेट ऐसे करके जाना कि टॉल ड्वार्फ का जैसे किया था वैसा ही यहाँ पे करना है, ठीक है। अब दूसरा है डाई हाइब्रिड में, जहाँ पे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे? मान लो एक प्लांट है जिसमें राउंड और येलो कलर का सीड है, और एक प्लांट है जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड है। तो इसलिए अपन इसको 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं कि एक प्लांट में 2 अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज करी गई है यार, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, इस तरीके से लिया गया है, ठीक है। वही सेम चीज करी गई है कि राउंड येलो के लिए, मतलब अलग अलग क्या हो सकता है कि यार राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले तो ये समझो कि यार इसमें कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे। एक जो रहेगा वो राउंड येलो है, ये वाला जो है वो राउंड येलो है, फिर ये वाला राउंड ग्रीन है, फिर उसके बाद रिंकल्ड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन है। अब ऐसे ही पनेट स्क्वायर बना दिए है ना, कुछ इस तरीके से ही जो क्या किया है, इस पे पनेट स्क्वायर बना दिए हैं, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ लिख दी है और यही सेम चीज ऊपर लिख दी है ना। ध्यान से देखो, 1 मिनट थोड़ा सा और अच्छे से बता देती हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इस तरीके से देखो, ये सेम चीज यहाँ लिख दी है इस तरीके से, और यही सेम चीज यहाँ लिख दी है इस तरीके से। अब इसमें जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो यही मिलेगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। तो इस तरीके से क्रॉसिंग करवाइए और हमें क्या रेशियो मिला है? 9:3:3:1 का रेशियो हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो था अपना ओवरऑल कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी था। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ पे हम जैसा सोचते वैसा नहीं होता है। कभी कभी होती है सिचुएशंस ऐसे कि जहाँ हम सोचते हैं कि यार हमें तो ये चीज़ होनी, मतलब ये चीज़ तो होएगी यही होएगी, और कभी कभी ना वो चीज़ नहीं होती है। तो वो ही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे तुम सोच रहे हो कि यार मुझे तो यही का यही एलल मिल सकता है या ऑफस्प्रिंग मिलेगा, बट कभी कभी मिक्सचर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं क्या बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हेन द एक्सपेरिमेंट वर रिपीटेड ऑन द अदर ट्रेड्स ऑन अदर प्लांट, कभी कभी दूसरे प्लांट्स पे किया जाता है, इट वॉज फाउंड F1 प्रोजेनी डज नॉट रिजेंबल ईदर द पेरेंट, इट वॉज अ मिक्सचर। पेरेंट का भी पेरेंट जैसा भी नहीं रहता, मिक्सचर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। अब जैसे कि स्नैपड्रैगन में हम बोल सकते हैं मिराबिलिस डेलापा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर ब्रीडिंग प्लांट, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर की क्रॉसिंग करवाया, तो क्रॉसिंग करवाने पे क्या मिला है? F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिला है, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशंस तो यही होगी ना कि या तो रेड मिलेगा या तो कह सकते हैं कि वाइट मिलेगा, लेकिन दोनों ही नहीं मिला। कौन सा मिला? पिंक फ्लावर। इसी को ही अपन क्या बोलते थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे लिए जूम कर देती हूँ कि रेड फ्लावर कैपिटल आर से डिनोट किया। अब तुम डिनोट तुम कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार मैम आपने तो अभी पिछले क्वेश्चन में वही बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कैसे भी डिनोट कर सकते हो कोई भी अल्फाबेट से, बट मेक श्योर डोमिनेंट को कैसे, डोमिनेंट हमेशा कैपिटल में होता है और जो रेसेसिव रहता है वो हमेशा स्मॉल में रहता है, ये बस मत भूलना, क्योंकि ये भूल गए ना तो फिर पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, पूरे 0 नंबर लाओगे फिर तुम लोग, ठीक है। और वाइट को अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल आर से डिनोट कर दिया इनने। तो गैमीट्स का क्रॉसिंग करवाया तो कुछ इस तरीके से इनको मिला, और ये जो मिला है, जितने भी मिले हैं ये सारे के सारे कैसे मिले हैं? पिंक कलर के मिले, ठीक है। फिर इनमें वही क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करवाने के बाद एक रेड मिला, एक पिंक मिला और एक वाइट मिला। तो इस तरीके से जो है कलर वाइज है ना, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस भी तो देखना जरूरी है, तो फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को मिली, ठीक है। तो फिनोटाइपिक में इनको रेड पिंक वाइट मिला,
और जीनोटाइपिक में इनका जो रेशियो बना 1:2:1 का बना। तो यार इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ये जो है डिजीज, ये जो डिसऑर्डर, दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स का एड ऑन होना या कम होना या एक्स्ट्रा हो जाना, है ना, पेयर वाइज, उसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइडी। कभी कभी यार ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स बच्चों में, है ना, बच्चों ने किसी में भी एबनॉर्मैलिटीज देखने को मिलती है कि या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है या तो क्रोमोसोम कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और कभी कभी पूरा का पूरा पेयर ही हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। और अब भी जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि यार दो टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, मेंडल, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल। तो ये जो पढ़ रहा है अपन क्रोमोसोमल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन में देखो कि ये जो रहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज इन विच वन मोर, है ना, या तो एक या एक से ज्यादा ऐड हो सकता है या कम हो सकता है क्रोमोसोम। ये ज्यादातर अपन को ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ट्राइजोमी मतलब कि बोल सकते हैं कि यार एक एक्स्ट्रा बढ़ जाना या कम हो जाना, उसको ही अपन वो बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा पेयर रहता है ना, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, और ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें भी वही ट्राइप्लॉइडी एंड टेट्राप्लॉइडी के नाम से बोला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है। इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि यार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं इसी पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, सो येस दीज आर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और एबनॉर्मैलिटीज अरेंजमेंट, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा। मेंडेलियन में क्या रहता है, अल्टरेशन। ठीक है, सिंगल जो जीन रहता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, अल्टरेशन आ जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं। सो दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड एज द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज स्टेराइल एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू जनरेशन। क्रोमोसोमल ऐसा कुछ ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन मेंडेलियन जो रहता है एक से दूसरे जनरेशन होती है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने जब आपको थैलेसीमिया और हीमोफीलिया बताया था तब मैंने आपको बताया था कि यार मदर में है तो ये बच्चे में भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो यार यहाँ पे तो ये चीज़ एग्जाम्पल इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया, और भी बहुत सारे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया वगैरह। ठीक है, तो कुछ मैंने सोचा था कि तुम लोगों को बता दूं कि यार कुछ कुछ अपन को पता होना चाहिए कि यार इनमें कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम्स वगैरह क्या होता है, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह, तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एड ऑन किया है ये, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया मैंने उसी में एड ऑन कर दिया कि एक मन में आता है ना मैम इसको क्या आप बोलते हैं, इसका क्या काम है, ऐसा वैसा करके, तो इसीलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं, ये भी एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, सेक्स लिंक ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, कलर ग्रीन और रेड कलर में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे को रेड और ग्रीन कलर समझ नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यस द पर्सन, है ना, द कलर ब्लाइंड पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। द विजन, है ना, ऑफ अ पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि विजन में दिक्कत आएगी, बट मुझे रेड और ग्रीन कलर में बहुत कंफ्यूजन होगा। सो द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल विजन इज जनरली डोमिनेंट। द नॉर्मल जीन एंड द रेसेसिव एलील्स बोथ आर कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ फिनाइल कीटोनूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या रहता है, थोड़े सी हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों बोला गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर में ही दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी, मेंडल और क्रोमोसोमल। तो अभी अपन इसमें इसलिए उसको लिखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज़ अ इनबॉर्न एरर कॉज ड्यू टू द डिक्रीज मेटाबॉलिज्म लेवल ऑफ द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो अगर ये मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है किसका, लेवल ऑफ द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन का, तो उसके कारण ये चीज़ होती है। सो इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन डज नॉट हैव द एंजाइम दैट कन्वर्ट, उसमें एंजाइम ही नहीं रहता उस बच्चे में। ठीक है, जो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर पाए टायरोसिन में। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड टेक्स प्लेस इन दी बॉडी। अब जब वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना,
यहाँ पे फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब वो कन्वर्ट नहीं होएगा बिकॉज बच्चे में एंजाइम नहीं है। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो वहीं पे ही उसकी बॉडी में फिनाइलएलेनिन जो है वो एक्यूमुलेट जमता जाएगा, ठीक है, जिसके कारण बच्चे में थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन मतलब थोड़ा पागलपन सा देखने को मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है। डाउन सिंड्रोम्स हमने कहाँ पढ़ा था भाई, यहाँ पे मतलब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में हम देख रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोमल 21, दैट इज सिम्टम्स मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट, है ना, मतलब फ्लर्ड टंग, फिर उस साथ पार्शियली ओपन माउथ, कुछ इस टाइप से, थोड़े से बौने टाइप से अजीब से रहते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स में क्या होता है, टोटल 47 क्रोमोजोम विथ 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है। वैसे तो अपन ने एक्स वाई पढ़ा है लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स वाई हो जाता है, जिसके कारण मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का बढ़ना, और उस ब्रेस्ट के बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, मतलब है तो वो आदमी लेकिन उसमें फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मतलब मस्क्यूलिन है लेकिन फेमिनिन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। चलो अब कुछ MCQ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मे बी यूज टू आइडेंटिफाई एन इनहेरिटेंस पैटर्न विद द फैमिली। ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि यार पेडिग्री एनालिसिस ही है, जिसके कारण आप क्या पता कर सकते हो कि इनहेरिटेंस चार्ट, मतलब पैटर्न पता कर सकते हो कि यार पर्सन अफेक्टेड है कि पर्सन अफेक्टेड नहीं है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, एक तरीके का फैमिली ट्री होता है यार, है ना, कि अपन आप पे क्या करोगे, एक फैमिली ट्री जैसा बनाओगे, देखोगे कि यार मेल और फीमेल है, दोनों इनफेक्टेड है, लेकिन उसमें बच्चे में कभी कभी आ जाता है, या फिर इन्फेक्टेड है फिर क्रॉसिंग हो रहा है, तो ऑफकोर्स बच्चे में हो रहा है, या एक में नहीं हो रहा है एक में हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो पेडिग्री एनालिसिस बताता है। सो पेडिग्री एनालिसिस अ मेथड ऑफ रिसर्चिंग ह्यूमन जेनेटिक इलनेस मे बी यूज टू ट्रैक द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट आर पास डाउन टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया का मेन कॉज क्या हो सकता है, ऑफकोर्स सी बात है, मैंने आपको बताया था खून के कारण, मतलब आरबीसी, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। तो अगर आरबीसी डिफेक्ट हुई है तो उसके कारण थैलेसीमिया हो सकता है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली वो एनीमिया का कारण होता है, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ डिजीज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज थैलेसीमिया विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लोब्यूलिन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। आरबीसी में ग्लोब्यूलिन पॉलीपेप्टाइड होता है, जिस अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए उसके कारण थैलेसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। सो यस, द एक्सेस ऑफ अदर ग्लोबुलिन चेन दैट बिल्ट अप इन आवर बॉडी एंड कॉज द वेरियस इलनेस रिजल्टिंग इन द एब्सेंस और डिमिनिश्ड सिंथेसिस ऑफ द वन ग्लोबुलिन चेन। अब इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि भाई अगर ये चीज़ कम हुई तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है यार, कि मैंने जस्ट बताया कि जब अगर डोमिनेंस और रेसेसिव में मैं क्रॉसिंग करवा रही हूँ तो सीधी सी बात है हमेशा उसी की ही चीज़ सुनाई देगी जो मतलब दिखाई देगी, है ना, अगर मैंने क्रॉसिंग करा है जो डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो वही वाली बात है यार, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा गया कि जो फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इज मिराबिलस जलापा, है ना, तो यहाँ पे वही बोला गया, शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज एन एक्स्ट्रा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये जो रहता है ये क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने जस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ कंडीशन वेयर द डोमिनेंट एलील और अ फॉर्म ऑफ जीन डज नॉट कंप्लीटली मास्क द रेसेसिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रेसेसिव। अब इनमें मैं क्रॉसिंग करवा रही हूँ, लेकिन यार ये जो डोमिनेंट है ना वो ढंग से वो रेसेसिव को क्या नहीं कर पा रहा है, मास्क नहीं कर पा रहा है, दबा नहीं पा रहा है, छुपा नहीं पा रहा है, और जिसके कारण फिजिकल अपीयरेंस जो रहता है वो कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो उसको दबा देगा तो सीधी सी बात है यार, हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, इसको दबा दिया तो डोमिनेंट का ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन वो डोमिनेंट ना वो रेसेसिव को मास्क नहीं कर पा रहा है बच्चों, इसके कारण जो है हमें वो मिक्स्ड ब्लेंडिंग वाली चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो था हमारा कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलो
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक के बारे में। अब यार ये जो चैप्टर है पूरा डीएनए बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि यार इन्फॉर्मेशन जाती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है कि यार अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो उसको अपन मतलब आरएनए से डीएनए चली जाती है प्रोसेस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और वो एक एंजाइम के थ्रू होता है बच्चों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो वही वाली चीज बोली गई है यार कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए की तरफ जाती है एंड देन प्रोटीन की तरफ जाती है ना। और ये जो रेप्लिकेशन लिखा है मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है फिर वही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी किसी ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ कुछ वायरसेस में ये चीज देखने को मिलती है कि उल्टा आरएनए से डीएनए में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये एंजाइम के थ्रू होता है जिसको अपन ने क्या बोला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटसन एंड क्रिक्स डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब यार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो है ये डीएनए, ठीक है। मतलब तुम अगर ऐसे देखोगे इसको डबल हेलिकल तो कुछ इस तरीके से नहीं, यार मैंने तो बहुत ही गंदा बना दिया, रुको। तो अगर मैं बात कर रही हूँ डीएनए की तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। सीढ़ियाँ जो होती है ना बिल्कुल वैसा। तो यार इनमें वही बोला कि कुछ सैलिएंट फीचर्स बताओ डीएनए के जो हमें पता ना हो, मतलब तुम लोग को 2 नंबर 3 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी सा है ये, ठीक है। तो डीएनए का पहले स्ट्रक्चर देख लो कि कैसा दिखता है यार। इसकी एक बैकबोन हो, डीएनए की जो बैकबोन है उसको अपन बोलते हैं शुगर फॉस्फेट, जो पूरा का पूरा डीएनए इसी पे बेस्ड रहता है। नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। बड़े बड़े अगर टर्न्स है तो उसको अपन मेजर ग्रुप्स बोलते हैं, छोटे छोटे टर्न को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यार वही चीज बोली गई है, अ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर मेकअप द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, 5 कार्बन शुगर होता है जिसको अपन डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी रहता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रहता है। प्यूरिन से बनता है एडिनिन गुआनिन एंड पायरिमिडीन में क्या रहता है, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मेकअप द डीएनए मॉलिक्यूल, तो 2 स्ट्रैंड से मिलके बनता है ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर। हर स्ट्रैंड किससे बना है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से बना है। और उसमें जो लिंक है वो किससे लिंक्ड अप है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड अप रहते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे वही बोला गया, हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड द बेस पेयर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये जो बेस पेयर्स है ना, इनको जो कनेक्ट किया गया है वो किस बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब हमेशा जो याद करने वाली चीज है ना कि कौन किससे हमेशा लिंक्ड अप रहेगा, वो याद रखना, एडिनिन से हमेशा लिंक्ड अप रहेगा थाइमीन एंड साइटोसिन से हमेशा लिंक्ड अप रहेगा गुआनिन, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। हिस्टोन का फंक्शन क्या होता है, हिस्टोन सबसे पहले तो ये जान लो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एक प्रोटीन रहता है जो हमें क्रोमैटिन में देखने को मिलता है। क्रोमैटिन जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, तो क्रोमैटिन अल्टीमेटली क्रोमैटिन में एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम को शेप देने का काम करता है, उनकी जितनी भी एक्टिविटी रहती है ना, उसको कंट्रोल करता है ना, पैकेजिंग में काम आता है। इनफैक्ट ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, कौन, अपना हिस्टोन, ठीक है। अगला, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइस, ठीक है, ग्रिफ्थ में फेडरिक ग्रिफ्थ कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अब यार ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और एक अपना हर्शी चेज वाला, ठीक है। तो यार ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर पढ़ के जाना, 2 नंबर में तो नहीं, 3 नंबर 5 नंबर में ज़रूर आ सकता है ये। तो यार फेडरिक ने क्या किया, 1928 में उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, है ना, जो एक ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है। तो उसने 2 अलग अलग स्ट्रेन लिए, एक होता है स्मूथ कॉलोनीज वाला जिसको एस से डिनोट किया, और एक उसने रफ कॉलोनी वाला लिया जिसको उसने आर से डिनोट किया। और उसने क्या किया, सीधा सीधा माइस में इंट्रोड्यूस किया, ये देखने के लिए कि माइस मरता है कि जिंदा रहता है। तो जब उसने एस स्ट्रेन वाला स्मूथ कॉलोनी वाला किया तो उसने क्या देखा कि माइस तो मर गया, और आर स्ट्रेन में देखा तो माइस जिंदा दिखा उसको। अब उसने क्या किया, उस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस में डाला तो माइस तो जिंदा रहा, लेकिन जब उसने वही सेम हीट किल्ड को आर स्ट्रेन लाइव वाले में यूज किया, मतलब आर स्ट्रेन में यूज किया, तो माइस में इंजेक्ट करके देखा तो माइस तो मर गया। तो उसने क्या समझा कि यार ये जो माइस मरा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ना, कि सम
ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वर्ड याद रखना। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस स्ट्रेन, जो एस स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं, आर स्ट्रेन में, एंड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट। ठीक है, तो ये जो है मेन जो आपका एस स्ट्रेन जो है ना, एस स्ट्रेन जो गया आर स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को जब उसने मिक्स किया और उसने क्या बताया कि यार इसके कारण इसमें जेनेटिक मटेरियल तो था ही था, जब वो जेनेटिक मटेरियल माइस में गया तो माइस को कहीं ना कहीं उसने मार दिया। तो उसने बोला, कंक्लूड यही किया कि भैया ये सारे एक्सपेरिमेंट उसने किस बिहाफ पे किए थे, जेनेटिक मटेरियल के बिहाफ पे किए थे। अब आता है अपना हर्शी एंड चेस का मॉडल। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा था। उनने वायरस और बैक्टीरिया को लेके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पे उसने ये बताया कि भैया यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक है, तो उनने एक बैक्टीरियोफेज लिया जो सल्फर लेबल्ड था जिसमें प्रोटीन की कोटिंग थी, और एक जो था वो क्या था, फॉस्फोरस लेवल था जिसमें डीएनए प्रेजेंट था। उनने क्या किया, इसको एक इकोलाई बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया है उसमें इंजेक्ट किया। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, इन्फेक्शन हो गया, उसमें सेल जो था उसमें इन्फेक्शन हुआ, और उसके बाद उसमें ब्लेंडिंग करी, मिक्सिंग करी बहुत ज़्यादा। अब उसने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन, अगला स्टेप उसने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कि उसको वायरस को सेपरेट करना था। तो जब उसने वायरस को सेपरेट किया तब उसने क्या देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेल्स में एक जगह तो सल्फर दिख ही नहीं रहा है, और एक जगह तो हमें क्या दिख रहा है, फॉस्फोरस दिख रहा है। तो लास्ट में उसको क्या समझ में आया कि यहाँ पे उसने प्रोटीन यूज़ किया था इस जगह पे, और इस जगह उसने डीएनए यूज़ किया था। तो उसने बोला कि भाई जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसका ओवरव्यू बताया है। ठीक है, टू स्टैब्लिश दैट द डीएनए सर्व एज अ जेनेटिक मटेरियल द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट इन 1952। ठीक है, 1952 में उसने एक्सपेरिमेंट किया, ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज को लेके किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, द बैक्टीरियोफेज बाइंड, वो जो बैक्टीरियोफेज है वो किसको बाइंड कर रहा है, बैक्टीरिया को। ठीक है, binds to the bacteria and introduce its genetic material into the bacterial cell। ठीक है, वो उनको बाइंड करके और वो बैक्टीरियल सेल में वो सारी चीज़ें डाली। सो इट हैज़ द डीएनए एंड द प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे उसने क्या, एक जो था वो क्या था 35S जिसको सल्फर बोला गया, और एक जो था वो 32P जो कि फॉस्फोरस वाला मीडियम था बच्चों। ठीक है, सो वाइल द T2 फेज इन 32P मीडियम कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज द प्रोटीन कोड डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस। ठीक है, तो उस प्रोटीन कोट मतलब फॉस्फोरस में तो वो चीज़ थी नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे वही चीज़ बताई गई, द T2 इन द 35S दैट इज सल्फर प्रोटीन कोड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सल्फर इन द डीएनए। तो ओवरऑल उसने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे, है ना, ओवरऑल कंक्लूजन पे अगर अपन देखें तो उसने यही बताया जो मैंने आपको बताया कि यार जो यहाँ पे है ना, जहाँ पे अपन बात कर रहे थे सल्फ़र की, उस सल्फ़र में कुछ भी अपन को ऐसा लास्ट में वो सल्फ़र मिला ही नहीं सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, और लेकिन फॉस्फोरस में हमें वो चीज़ देखने को मिली। तो आफ्टर दैट है ना, उसने क्या किया, जब उसने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसने क्या देखा, बेसिकली उसको वायरस को सेपरेट करना था। तो द फैक्ट दैट द रेडियो एक्टिव डीएनए इन द T2 फेज इन इन्फेक्टेड ई कोलाई वॉज सिमिलरली radioactive suggested that DNA was the substance that is transferred from the virus to the bacteria। तो उसने क्या बताया कि यार जो ट्रांसफ़र हो रहा है ओवरऑल इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, वो था डीएनए, और वो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क डीएनए। ठीक है, फॉर्क ऑफ डीएनए। सो रेप्लिकेशन फॉर्क ऑफ डीएनए में क्या होता है, ओवरऑल हम रेप्लिकेशन देखते हैं डीएनए का। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तुम उसको खोल दोगे, जब उसको तुम खोल दोगे तो वो रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो 3 स्टेप्स में होता है, पहला क्या है, इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स में हमें ओवरऑल सारा ये देखने को मिलता है। तो पहले इस डायग्राम को देख के समझो यार। तो यार यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इनिशिएशन में शुरुआत होती है, और हर ऐसा नहीं कि यार हर कहीं से तुम रेप्लिकेशन कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से तुम रेप्लिकेशन कर सकते हो, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये खुला तो हमेशा याद रखना 3' 5' ऐसे इनके स्ट्रैंड रहते हैं, 5' to 3' एंड 3' to 5' इनका ऐसा स्ट्रैंड रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूस सारी चीजें हैं प्रॉपर तरीके से तो उसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और अगर ऐसे डिसकंटिन्यूस फॉर्म में देखने को मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। और ये फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ओकासाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये इनिशिएशन स्टेप होता है, मतलब कि पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया कि यार एक जगह होती है जहाँ से ये रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन मतलब इनको अनजिपिंग करना पड़ता है, ये डीएनए को खोलना पड़ता है, तो अनवाइंडिंग या अनजिपिंग किसके कारण होता है? एक एंजाइम के थ्रू, जिसको हमने क्या बोला है? हेलिकेज। इलॉन्गेशन में क्या होता है बच्चों? ऑफ कोर्स सी बात है, जो डॉटर रहती है ना, जो डॉटर स्ट्रैंड्स रहता है उनका, जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स या जो नया स्ट्रैंड्स रहता है वो बनना शुरू होते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और हमेशा याद रखना ये जो इलॉन्गेशन है ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो 3' to 5' वाला टेम्पलेट है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, और 5' to 3' वाला कैसा है? डिसकंटिन्यूस है, और उसमें जो फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं उसको अपन ओकासाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो डीएनए में ना यार ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि सारी चीजें सही चले, तो वो किसके कारण होती है? ग्लू जैसा जो काम करती है वो होता है लाइगेज, जो डीएनए को जोड़ता है लास्ट में। ठीक है, टर्मिनेशन, अब सारी चीज़ें हो गई है तो लास्ट में क्या होगा? वो स्टेप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में स्टेप अपन ने इसको क्या बोला? टर्मिनेशन बोला। जैसे कि इकोलाई में देखो, इकोलाई में जो डीएनए रहता है ना बच्चों, है ना, अगर मैं बात करूं कि इकोलाई ऑर्गेनिजम्स में बात करते तो इनका जो क्रोमोसोम रहता है वो कैसा रहता है? सर्कुलर रहता है। ठीक है, सो एंड दिस हैपन्स व्हेन द टू रेप्लिकेशन फोक बिटवीन द एलिमेंट्स, और ये फाइनली लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन टर्मिनेशन वर्ड बोलते हैं कि हाँ लास्ट में इनका स्टेप ये खत्म हो गया एप्लीकेशन का। ठीक है, असर्शन रीजन देखते हैं यार। असर्शन रीजन में बोला गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो रहता है इज वेरी वेल नोन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म वाली सीक्वेंस की भी बात करी गई है। तो यार ये दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई एक ऑफस्प्रिंग है ना, अब फादर डिनाई कर रहा है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, या मदर कभी डिनाई कर दे मेरा बच्चा नहीं है, तो यार उस समय में क्या किया जाता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि भाई ये इन्हीं का ही बच्चा है कि नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, रियल लाइफ में भी अपन पढ़ लेते हैं कि यार इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो यार इनमें जो सीक्वेंस रहता है ना वो सेम रहता है फादर मदर में, सॉरी फादर मदर नहीं, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। तो ये जो डीएनए सीक्वेंस है ना वो ट्रांसफ़र होता है या मैच करता है, जिसके कारण आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता सकते हो। तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, और रीज़न एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन डीएनए से कहाँ जाती है? सीधे सीधे वही आगे बढ़ती है। ठीक है, आरएनए तक जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये बच्चों 3 स्टेप में होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हर जगह होगा, लास्ट में खत्म भी तो करनी होती ना चीज़ें। ठीक है, तो यार अगर तुम इसका डायग्राम देखोगे तो ये वही है, डीएनए स्ट्रैंड है 3' to 5' एंड दिस इज 5' to 3'। ठीक है, तो ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर से ना शुरुआत होती है, मतलब आप बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन जाना शुरू होती है। अब जब जा रहा होता है, इस प्रमोटर से बाइंड कौन हो जाता है? आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब बाइंड होता है और वहाँ से सिग्नल देना शुरू करता है, और वहाँ से सारी प्रोसेस शुरू होती है ट्रांसक्रिप्शन की। आगे बढ़ते हैं, इसको अपन स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। जैसे बढ़ते हैं आगे तो वहाँ पे वो क्या जाता है, ये जो रहता है प्रोमोटर जो है आगे बढ़ता जाता है, एंड इट कंटेन इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहा है? सीधा सीधा आरएनए मॉलिक्यूल में, और आरएनए से फिर ये ट्रांसलेट होके कहाँ जाएगा? प्रोटीन में जाएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो लास्ट में आता है स्टेप टर्मिनेटर। वहाँ टर्मिनेटर में क्या होता है? चीज़ें टर्मिनेट मतलब खत्म करना या निकल जाना। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? वो सीक्वेंस तो है एंड तक गया, दिस इज द सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन जाने से रोक देता है, और वो किससे अलग हो जाता है? सीधा सीधा डीएनए से डिटैच हो जाता है। तो इस तरीके से डायग्राम है, आईएमपी लिख लो यार बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। तो ओवरऑल अब अगला देखते हैं, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कैरीड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेन? दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम ही है जो क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है।
नाउ विच अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट मोस्टली इन हिस्टोन? हिस्टोन में 2 अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है अर्जिनिन और एक होता है लाइसीन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है हिस्टोन के बारे में, तो आपसे कभी पूछा जा सकता है, या एक पॉइंट आप और एड ऑन कर सकते हो उसमें कि भाई प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन रहता है उसमें अमाइनो एसिड कौन सा रहता है? अर्जिनिन एंड लाइसीन। चलो, ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चलो, एवोल्यूशन। तो यार एवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि काफ़ी टाइम तक जब चेंजेस देखने को मिलते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स तक, और वो फाइनली जब एक कंटिन्यूएशन में रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन, ठीक है। वेरिएशन अलग होता है, स्लाइट चेंज, एवोल्यूशन अलग होता है, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, ठीक है, फिटेस्ट। यार कहानी इतनी सी है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कहीं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे मेरा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब मैं वहाँ पे उस जगह के लिए एकदम फिट हूँ, ठीक है, और मेरा सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा आराम से हो रहा है, तो मेरे लिए क्या वर्ड हो जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई, कि भाई फिजिकली ये इंसान अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, और बाकी सारी चीज़ें को साइड में रख के ये अपना इजीली सर्वाइवल कर पा रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोल देते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ध्यान से देखो, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है बच्चों? इट इज़ टर्म्ड एज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज कॉइंड बाय द डार्विन। डार्विन ने ये चीज़ बताई थी कि यार इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, उस थ्योरी का नाम था क्या? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स दैट अडेप्ट टू चेंजिंग द एनवायरमेंट कंडीशन एंड ओवरकम द कॉम्पिटिशन ऑफ द फूड एंड स्पेस आर सिलेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सर्वाइवल टू सर्वाइव। तो बेसिकली अगर मैं कहीं जा रही हूँ या आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ऑफ कोर्स सर्वाइवल इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने वहाँ रहना सीख लिया, आपको वो जगह पसंद आ गई, आपने रहना सीख लिया, आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें, तो आप कैसे हो जाओगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब आपने उस जगह को अडेप्ट कर लिया है, आपकी बॉडी ने उस जगह को अडेप्ट कर लिया, तो इसलिए अपन उसको क्या बोल देते? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर सिंपल वर्ड में अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना ना, तो डार्विन्स ने क्या बताया कि यार अगर ऑर्गेनिजम्स फिजिकली गुड है, ठीक है, हेल्थी भी है, फिट हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल सकते हैं। एक्सप्लेन अडेप्टिव रेडिएशन, है ना, गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट टू योर आंसर। तो यार इसको समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ डार्विन का ही, तो डार्विन एक कहाँ घूमते फिरते चले गए? एक आइलैंड पे। उस आइलैंड का नाम क्या था? गैलापागो आइलैंड, ठीक है। तो जब वो गए वहाँ पे, तो उनने क्या फिंचेस को नोटिस किया, फिंचेस मतलब बर्ड्स को नोटिस किया, तो उनने क्या बोला यार कि बर्ड्स जो है, जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बर्ड्स जो है वो अलग अलग होती हुई नज़र आ रही है, उनकी बीक्स में हमें मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। तो वो क्यों दिख रहे हैं? बीक में चेंजेस क्यों दिख रहे थे? कि यार वो डिपेंड कर रहा था कि कैसा उनको फूड हर जगह मिल रहा है, उसके कारण उनकी जो बीक रहती है, चोंच रहती है, उसमें उनको चेंजेस नज़र आते गए, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाइज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर इनटू द मल्टीपल न्यू फॉर्म। मान लो कि यार उनका एंसेस्टर सिंगल है, लेकिन उनके जो फॉर्म्स है वो आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। दिस इज मेनली ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में चेंजेस के कारण, जैसे फिंचेस मैंने एग्जाम्पल दिया, सबसे सही एग्जाम्पल है, ठीक है, गैलापागो आइलैंड में, आर सीन विद अ वेराइटी ऑफ बीक, जैसे मैंने बताया कि चोंच पे अलग अलग, चोंच पे मतलब अलग अलग उनका चोंच का शेप तो नहीं, हाँ शेप साइज बोल सकते हो, देखने को मिल रहा था, क्योंकि उनको फूड जिस हिसाब से मिल रहा था, खाना जिस हिसाब से वो चुग रहे थे या मिल रहा था, उस हिसाब से उनकी चोंच थी, ठीक है। अ सिंगल स्पीशीज गॉट अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन, ठीक है। जो स्पीशीज़ रहती है वो अपने आप को, जैसे अब हम भी जाएंगे कहीं भी गए, अब मान लो हम फॉरेन चले गए, तो हम अपने आप को अडेप्ट वैसे करने की कोशिश करेंगे, हमें जैसा खाना मिलेगा हमारी बॉडी वैसी ही रहेगी, है ना, न्यूट्रिशन कंडीशन एनवायरनमेंट जैसा रहेगा वैसे हम रहेंगे, वैसी सेम चीज़ बर्ड्स के साथ भी है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ को अपन ने क्या बोला गया है? अडेप्टिव रेडिएशन बोला गया है।
वेरिएशन कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। जो वेरिएशंस होते हैं, है ना, म्यूटेशंस के कारण, म्यूटेशन मतलब थोड़े बहुत चेंजेस जो के कारण जो भी वेरिएशंस आते हैं, तो वो कैसे होते हैं, रैंडम रहते हैं और डायरेक्शनलेस रहते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफाइन एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दूं, IMP लिख लेना। देखो बच्चों, वैसे तो ये आपका ज़्यादा नंबर का है नहीं चैप्टर कंपैरेटिवली, अगर मैं इससे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कंपेयर करूँ, ठीक है। तो इसको आप ना ऐसे मतलब थियोरिटिकल चीज़ें ज़्यादा है ना, जो चीज़ मैंने जैसे अभी आपको बताई ना, उसी पे बेस्ड और भी ऐसी छोटी छोटी थ्योरीज हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक बार उसको रिवाइज करके ज़रूर जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, वो तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो इनफैक्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा, मुझे पता है वो, ठीक है। कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तो तुम उस दिन मुझे कमेंट पे लिख के ज़रूर बताओगे कि मैडम पेपर हो गया और बहुत अच्छा गया, क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोल रही हूँ कि तुम लोग एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। एनालॉगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर में जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं और जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर तुम्हें डिफरेंट दिखेगा लेकिन काम सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन वेयर अदर स्पीशीज इवॉल्व इंडिपेंडेंटली टू डेवलप टू अचीव अ सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। तो इनका दूसरा नाम अपन इसको क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम इसको अपन बोल देते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब उसी का उल्टा डाइवर्जेंट होता है और उसको अपन होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं कि यार वो दिखने में तो सेम रहते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम रहता है लेकिन फंक्शंस उनके काफ़ी अलग रहते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अडैप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर कॉमन रहेंगे, ठीक है, लेकिन स्पीशीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, जो जस्ट अभी अपन ने पढ़ चुका है, ठीक है। असर्शन, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियंस ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये तो सच है, जो लाइफ अपीयर हुई है वो 500 मिलियंस ईयर्स बाद ही हमें देखने को मिली है, ठीक है। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। सो हाँ, ये चीज़ सही है कि एटमॉस्फेयर तो नहीं थी, बट करेक्टली अगर अपन इसको बोले ना कि यार ये दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो लाइफ से रिलेटेड चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम से यार देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ये वाली चीज़ अभी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के पहले भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। अपन एरोबिक और एनएरोबिक की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी पहले आई थी, उसके बाद ये सारी अगर हम देखा जाए तो एटमॉस्फेयर वाली चीज़ें देखने को मिली। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है, बट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा यूनिट 3 का, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने कोशिश यही करी है कि कवर हो जाए और जो कि हुई भी। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो थियोरेटिकल बेस्ड है, वो एक बार आपको रीड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताई है कि हाँ चांसेस हो सकते हैं बिल्कुल आने के, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम हो उसके कुछ दिन पहले, मतलब ऑफ कोर्स अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, एक बार पन्ना पलटा के रिवाइज करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो ये तो था ओवरऑल तुम्हारा यूनिट 2। यूनिट 3 के साथ मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते चलो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।